जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप एसएससी जीडी में एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास होगी। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको एसएससी जीडी में आने वाले ऐसे सिलेक्टेड एवं ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो सीधे आपके 27 अप्रैल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। हम लोग एक टारगेट लेकर चलते हैं साथियों कि आपका 27 अप्रैल से एसएससी जीडी का एग्जाम है, सेम टू सेम आपके एग्जाम में हूबहू वही प्रश्न देखने को मिले। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, देखिएगा, जो कि सीधे आपके एसएससी जीडी के लिए एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? आप समझिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है एवं आपको इस सवाल का जवाब आना चाहिए, तभी आप एसएससी जीडी के एग्जाम में शामिल हो पाओगे। क्योंकि इतना इजी सवाल का जवाब आपको नहीं पता होगा तो बाबू आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। भारत में जो जीएसटी है वो कब लागू किया गया था? जीएसटी कहने का मतलब है, जीएसटी का पूरा नाम या जीएसटी का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है साथियों। तो जीएसटी का पूरा नाम जो होता है वह होता है गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है साथियों? गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। यह आपका लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 ईस्वी को। आपका जवाब आना चाहिए, जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 ईस्वी को क्या लागू किया गया था? जीएसटी लागू किया गया था। इसका पूरा नाम क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है साथियों? गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। यह जो लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू किया गया था। आप याद रखना, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में हर साल देखने को मिलता है साथियों। अगला नंबर सवाल देखिएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और यह बंदरगाह से संबंधित है, तो आपके एग्जाम में 100% संभावना है ये वाला सवाल आने का। लोथल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। मतलब लोथल किस सभ्यता का बंदरगाह था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। सबसे पहले ये एक क्लियर हो गया। तो वर्तमान में यह किस राज्य में स्थित है साथियों? तो आपका जवाब आना चाहिए कि जो लोथल है साथियों, ये आपका कहाँ में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। लोथल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है वर्तमान में? तो ये आपका गुजरात में स्थित है। आप याद रखना, ये कहाँ में स्थित है? गुजरात में। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। और यहाँ से ये भी सवाल पूछता है कि गुजरात के किस जिला में है? तो अहमदाबाद जिला में। किस जिला में साथियों? अहमदाबाद जिला में है, आप याद रखना। और किस नदी के तट पर है? तो भोगवा नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है साथियों? भोगवा नदी के तट पर है। आप याद रखना, आपके एग्जाम में ऐसा ही सवाल पूछा जाता है हर साल एसएससी जीडी की, अगर आप तैयारी करते हो तो। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा, जो कि सीधे वास्तव में आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट है। एकदम टॉप लेवल के सवाल को करेंगे, जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है कि सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। आपका जवाब आना चाहिए, रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। रक्त एवं लौह की नीति जो अपनाया था, ऑप्शन के हिसाब से आपका बलबन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? बलबन हो जाएगा। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन है। गयासुद्दीन बलबन है। कि सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, तो बलबन ने। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है। हम लोग टारगेट लेकर चलते हैं। सबसे पहले जीके के 30 क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। जीके जीएस मिलाकर 30 क्वेश्चन को, तो इसमें से 25 प्लस प्रश्न को आपका क्या रहना चाहिए साथियों? टारगेट। मतलब 30 में से अगर आप 25 प्लस प्रश्न सही कर देते हो, यकीनन मानो कि एक तरफ से आपका सिलेक्शन क्या है साथियों? पक्का है। उसके बाद हिंदी के भी प्रश्नों में देखेंगे हम लोग, ठीक है, तो जवाब देते चलिएगा। अगला नंबर सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था साथियों? बताइएगा। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह जो नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट है, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है साथियों, याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक को किस नाम से जाना जाता है? लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। जैसे में हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे, लोकमान्य के नाम से हम लोग किनको जानते हैं? बाल गंगाधर तिलक को लोक नाम से जानते हैं साथियों। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है जो सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि प्रसिद्ध अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध
प्रसिद्ध जो आपका अशोक स्तंभ है साथियों, जिसे भारत ने अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया था, वो कहाँ में स्थित है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है साथियों? अशोक स्तंभ है। और ये कहाँ में स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। वह यह उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है साथियों? सारनाथ में स्थित है। आप याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। और अशोक स्तंभ को बनाया किसने था? तो अशोक सम्राट ने बनाया था। इसको किसने बनाया था? अशोक सम्राट ने बनाया था। आप याद रखना, अशोक स्तंभ को किसने बनाया था? अशोक सम्राट ने बनाया था, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है साथियों, ठीक है ना। और इसको कब बनाया गया था, ये भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। या इसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले अशोक स्तंभ हमारे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। इसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। इसको कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है साथियों, चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा। एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत की सबसे पुराने पर्वत श्रृंखला कौन सी है। और एक करंट लेवल के सवाल है साथियों, जो कि सीधे इस बार के एसएससी में पूछा जाएगा। तो मैं तो कहूंगा आप इस वीडियो पर पूरा पकड़ बना लो, क्योंकि इसमें पूरा जो प्रश्न है साथियों, वो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। उससे पहले आप अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, स्क्रीन पर एक नंबर आपको दिख रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। वहां जुड़ने के फायदे ये होंगे साथियों कि सबसे पहले जो वैकेंसी आएगी आपको ग्रुप में पता चलेगा, जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको ग्रुप में पता चलेगा, जो भी क्लास का पीडीएफ रहता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है, सारा आपको ग्रुप में ही डाला जाता है। तो जुड़ना कैसे है, आपको वह स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आपको एसएससी लिखकर मैसेज करना, फिर मेरे तरफ से आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चला जाएगा। ठीक है ना, लिंक पर क्लिक करेंगे, ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। चलिए, तो भारत की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है अरावली। उसका नाम क्या है साथियों? अरावली नाम है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। और भारत का नहीं, ये विश्व का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है, आप ये भी याद रखना, ठीक है ना। विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला अरावली, एवं भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन हो जाएगा? अरावली हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी को क्या कहता है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। बताइएगा, अरावली की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहते हैं? गुरु शिखर कहा जाता है, ठीक है ना, गुरु शिखर कहा जाता है। याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। चलिए अगला नंबर सवाल क्या करा? हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? बताइएगा साथियों, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। तो हीराकुंड बांध है साथियों, यह किस नदी पर निर्मित है? तो आपका जवाब आना चाहिए सर, यह महानदी पर स्थित है। ये कहाँ पर, कौन सा नदी पर स्थित है? महानदी पर। और साथ में ये भी पूछा जाता है साथियों कि हीराकुंड बांध है, यह किस राज्य में है? तो आप याद रखना साथियों, ये कहाँ में है? महानदी में है। ये महानदी पर है। महानदी पर तो है, लेकिन ये किस राज्य में है? तो ये आपका उड़ीसा में हो जाएगा। ये किस राज्य में हो जाएगा साथियों? उड़ीसा में हो जाएगा। आप याद रखना, आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? और महानदी पर है। और किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है, ठीक है ना। इसके बाद इसमें क्या बनेगा? यह दुनिया की सबसे लंबी मिट्टी के बांधों में से एक है। दुनिया की सबसे लंबी बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध का नाम आता है साथियों, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, जो आपको पता होना चाहिए। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है साथियों? तो आपका जवाब आना चाहिए बैरन द्वीप। इसका जवाब क्या आना चाहिए? बैरन द्वीप। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एसएससी में पूछा जाने वाला सवाल है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है साथियों? बैरन द्वीप पर। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। और इसे यह मतलब कहाँ में स्थित है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और यह विश्व का एकमात्र ऐसा सक्रिय ज्वालामुखी है जिसे लावा फेंकते रहता है। यह बाबू अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आप याद रखना, ज्वालामुखी का नाम है बैरन द्वीप, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा, आपका स्कोर क्या होता है लास्ट में बताइएगा, ठीक है। खरीफ
की फसल किस समय में बोई जाती है? अगर आपको पता है तो इसका जवाब आना चाहिए खरीफ की फसल किस समय में बोई जाती है साथियों? तो आपका जवाब आएगा जून एंड जुलाई में। खरीफ फसल कहने का मतलब है गर्मी वाला फसल, गर्मी वाला जिसको मतलब गर्मी आता है तो उसको बोया जाता है, ठीक है ना? तो वो जून जुलाई में बोया जाता है साथियों। खरीफ फसल किस समय में बोई जाती है? जून जुलाई में। आपको पता होना चाहिए, मतलब फसल से भी 1-2 सवाल रहता है एसएससी जीडी में, आप ये पकड़ बना लो, ठीक है ना? अगर हम दे दिए कि इनमें कौन रबी फसल है, बताइएगा तो थोड़ा-सा कमेंट में इनमें कौन-सा रबी फसल है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी मसूर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फिर से चन्ना, मक्का, मसूर इनमें से कोई नहीं। कौन-सा इसमें से रबी फसल होगा? देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं। लिखिएगा कि रबी फसल ए होगा सर, ठीक है ना? चलिए। 9 नंबर आपका सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 80 पृष्ठा का अंत का वर्णित किया गया? 80 पृष्ठा कहने का मतलब है साथियों छुआ-छात के अंत से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? तो आपको कई बार बता चुके हैं, एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर आप मेरा डेली सेट देखते हैं साथियों, अगर आप देखिए, अगर आप अच्छा सिलेक्शन लेना चाहते हो, डेली अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हो, तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों। यहाँ पर डेली आपको ऑब्जेक्टिव जो है ना, ऐसा ऑब्जेक्टिव कराया जाता है जो सीधे आपके एग्जाम में आएगा। तो अगर आप अपनी पकड़ बनाना चाहते हो एससीजीडी पर, अपनी तैयारी थोड़ा-सा मजबूत करना चाहते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके डेली आप एसएससी-जीडी वाले क्लास को कर सकते हो, ठीक है ना? तो चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। देखिए, हम आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलते हैं साथियों, क्योंकि हम मेहनत करते हैं और मेहनत के पीछे मेरा जो फ्यूचर रहता है साथियों, वो रहता है वास्तव में आने वाले प्रश्न। इसलिए मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूँ। चलिए, अगला नंबर सवाल है कि संविधान तो ये हो गया अनुच्छेद 17 में। अगला नंबर सवाल को देखिएगा जो कि सीधा आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका जवाब आना चाहिए कि जो मौलिक कर्तव्य है उसको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है यूएस से, मतलब रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है साथियों? रूस से लिया गया है, आप याद रखना। मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना? आप याद रखना, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों, ठीक है? चलिए, अगला नंबर सवाल देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? आपको जवाब आना चाहिए कि जो भारत के राष्ट्रपति है, उसके पद की शपथ कौन दिलाता है साथियों? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एसएससी-जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है, ठीक है ना? कि भारत के राष्ट्रपति की पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। किस अनुच्छेद के तहत दिलाता है? तो अनुच्छेद 60 के तहत। आपके एग्जाम में पूछेगा कि राष्ट्रपति की पद की शपथ किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो अनुच्छेद 60 के तहत दिया दिया जाता है। आप याद रखना साथियों, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए, अगला नंबर सवाल देखिएगा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है साथियों? आपका जवाब आएगा उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वहाँ का जो वाइस प्रेसिडेंट जो उपराष्ट्रपति होता है, वह पदेन अध्यक्ष होता है। आपका जवाब आना चाहिए फटाफट साथियों, हम आपसे लास्ट में आपका स्कोर देखेंगे, ठीक है ना? अब आ जाइए, थोड़ा-सा आपका साइंस का प्रश्न भी देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में कभी-कभी पूछा भी जा चुका है साथियों, ठीक है? विटामिन सी का कमी से कौन-सा रोग होता है? आपका जवाब आएगा विटामिन सी की कमी से कौन-सा रोग होता है साथियों? स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस। यानी ए से लेकर डी तक का नाम यहाँ पर सभी दिया हुआ है साथियों, आप क्लियर कर लोगे, ठीक है ना? चलिए, और विटामिन सी का पूछा जाता है रासायनिक नाम क्या होता है? कोई बच्चे बता सकते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसकी कमी से क्या होता है साथियों? आपके मसूड़े से खून आने लगेगा। अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है, तो आपके मसूड़े से खून आने लगेगा, आपका दांत से भी खून आने लगेगा, ठीक है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी है साथियों? आपका जवाब आना चाहिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सा है? आप जवाब दोगे सर यकृत हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर भी बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सा हो जाएगा? यकृत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर कहते हैं। और यह किसका निर्माण करता है? तो यह वाइल यानी पित्त का निर्माण करता है। जो यकृत है, यह किसका निर्माण करता है? तो पित्त का निर्माण करता है साथियों, ठीक है ना? चलिए, अगला नंबर सवाल दिखाइएगा जो कि सीधे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की चाल स्पीड ऑफ लाइट सबसे अधिक किसमें होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है साथियों? निर्वात में होती है, आपको पता होना चाहिए। प्रकाश का चाल सबसे अधिक किसमें होता है? निर्वात में होता है। प्रकाश की चाल निर्वात
निर्वात मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है ना। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में। और कभी-कभी ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो आप याद रखोगे 3 गुने 10 के पावर 5, या सीधा आप याद रख सकते हो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना, आप याद रखना। चलिए अगला नंबर सवाल दिखाइएगा, एकदम इम्पोर्टेंट है, जवाब आना चाहिए आपका। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? एकदम इम्पोर्टेंट है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और इसमें एटीपी बनता है, जैसे मैं समोसा लेंगे ना तो आप एटीपी बनता है, ठीक है ना। तो एटीपी वाला नहीं पूछा जाता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए ये वाला सवाल मैंने आपको ऊपर करवाया था, यहाँ पर इसलिए ऐड किया हूँ ताकि आपको देखना चाहता हूँ कि आप इस सवाल का जवाब दे पाते हो या नहीं। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? जवाब आना चाहिए साथियों, मैंने अभी आपको ऊपर करवाया था। आपका जवाब क्या आता है और इसका फुल फॉर्म या पूरा नाम भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका जवाब आना चाहिए साथियों, ठीक है ना। चलिए दोनों का जवाब आना चाहिए आपका, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है साथियों? नीति आयोग का अध्यक्ष कब होता है? आपका जवाब आना चाहिए। जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है साथियों, वो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था। इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था। आप याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। इसका पहले का नाम था योजना आयोग, अब आप याद रखिएगा। अब कुछ प्रसिद्ध खेल, संस्कृति, ये सबसे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं, देखिएगा। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है साथियों? आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है साथियों? तो बिहू जो हो जाएगा वह असम का लोक नृत्य हो जाएगा। बिहू सबसे अधिक मतलब बिहू किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा? असम का हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है साथियों? असम का है। इसी प्रकार से आप कुछ कुछ और भी याद रख लीजिएगा, जैसे में नागालैंड वाला बहुत बार पूछा गया है, हॉर्नबिल महोत्सव। हाँ, हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल आपका अगर सेट मारते हैं, सेट ये सब बुक उक लिए होंगे तो उसमें देखिएगा, ये हॉर्नबिल महोत्सव काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का है? तो नागालैंड का। इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। जैसे में आपके एग्जाम में यहाँ से ये सवाल बनाएगा, त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है? तो हॉर्नबिल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हॉर्नबिल को। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ में मनाया जाता है? नागालैंड में। बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? असम में। आपका जवाब आना चाहिए। चलिए 20 नंबर आपका सवाल क्या है साथियों? देखिएगा एकदम इंपॉर्टेंट है, कथकली से है और ऐसा सवाल आपके एग्जाम में हर साल देखने को मिलता है। कथकली शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है साथियों? आपका जवाब आना चाहिए। कथकली शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आपका जवाब आएगा सर, यह हमारे केरल का है। यह आपका कहाँ का है? केरल का है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यह चैनल जो है साथियों आपके बड़े भैया की तरह है, जो आपको डेली क्लास देगा, आपके एग्जाम में आने वाला क्लास देगा, ठीक है। साथ में ये भी कमेंट में बताइएगा आपको क्लास कैसा लग रहा है, अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे, ठीक है ना। तो कथकली आपका हो गया साथियों। कथकली का लोक नृत्य कहाँ का है? तो केरल का। और साथ में आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी किस राज्य का है? तो आंध्र प्रदेश का है। 21 नंबर सवाल देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि संतोष ट्रॉफी, जो संतोष ट्रॉफी का संबंध है वह किस खेल से साथियों? आपका जवाब आना चाहिए। संतोष ट्रॉफी जो है उसका संबंध फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से साथियों? फुटबॉल से है। आप याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से साथियों? फुटबॉल से। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसका शुरुआत जो किया गया था 1941 में। जैसे में संतोष ट्रॉफी का शुरुआत कब से किया गया था? 1941। अगर आप फुटबॉल में अच्छा करते हैं, आप नेशनल लेवल पर जाते हैं, तो आपको इस संतोष ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है ना। और इसका शुरुआत जो हुआ था 1941 ईस्वी में हुआ था। अगला नंबर सवाल देखिएगा, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है साथियों? आपका जवाब आना चाहिए, ठीक है। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है कि सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो सफेद हाथियों का देश या सफेद हाथियों का भूमि किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है साथियों? थाईलैंड को कहा जाता है। आपको क्लियर होना चाहिए, आपके एग्जाम में ऐसा सवाल हर साल पूछा जाता है, ठीक है। मैं तो कहूंगा इस क्लास को आप पूरा कवर करना है, एससीजीडी में सारे आने वाले प्रश्न हैं। अगला नंबर सवाल देखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है कि भारत का राष्ट्रीय
खेल दिवस कब मनाया जाता है? एकदम इम्पोर्टेंट है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को आपका क्या मनाया जाता है साथियों? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर किन्हें कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर ये आपका खेल दिवस मनाया जाता है। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं साथियों, जैसे में राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 29 अगस्त को हो गया। और भी देखिएगा जो आपको इम्पोर्टेंट सवाल बता देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये सारे आप याद रखना, आपके एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 24 नंबर अगर हम बात करेंगे साथियों आपके सवाल का, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपका जवाब आना चाहिए सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है साथियों? तो आपका जवाब आएगा बुध। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मरकरी बोलते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? मरकरी बोलते हैं। और आपका जवाब आना चाहिए बिल्कुल राइट आंसर है। साथ में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका जवाब आना चाहिए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका जवाब आना चाहिए नीला ग्रह, पृथ्वी को लाल ग्रह, मंगल को कहा जाता है, ठीक है ना, शुक्र को पृथ्वी का वाहन जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अब नदी से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न एवं करंट अफेयर्स के भी प्रश्न को कवर कर लेते हैं साथियों, जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? आपका जवाब आएगा उज्जैन जो है साथियों ये शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है? शिप्रा। ये स्थित है मध्य प्रदेश में। ये कहाँ में स्थित है साथियों? मध्य प्रदेश में स्थित। तो यहाँ से ये भी सवाल बनता है, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ में है? तो मध्य प्रदेश में। या कुंभ का मेला कहाँ लगा था? तो मध्य प्रदेश में। ये भी सारे इंपॉर्टेंट्स वाले साथियों आप कवर कर लोगे, ठीक है ना। चलिए, मालगुड़ी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? VVI सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मालगुड़ी डेज पुस्तक के लेखक आपका जो हो जाएंगे साथियों RK नारायण हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? RK नारायण हो जाएंगे, जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। ये कई बार आ भी चुका है कि मालगुड़ी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? RK नारायण है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है साथियों? आपका जवाब आना चाहिए इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का जो मुख्यालय स्थित है साथियों वो आपका स्थित है बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? बेंगलुरु में। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है और 28 नंबर सवाल है, बताइएगा वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो आपका जवाब आना चाहिए सर वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय होंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे, ठीक है ना। और जनगण मन के लेखक कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें साथियों जनगण मन के, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, और वंदे मातरम का बंकिम चंद्र चटर्जी। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल को देखिएगा, एकदम वास्तव में आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? आपका जवाब आना चाहिए ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो आपका जवाब आएगा सर यह समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है साथियों? ये आपका समताप मंडल में पाया जाता है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। चलिए, 30 नंबर सवाल की हम लोग बात करते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को हम लोग मतलब भारत और चीन को कौन सा रेखा अलग करता है साथियों? आप याद रखना, मैकमोहन रेखा अलग करता है। कौन सा रेखा अलग करता है? मैकमोहन रेखा करता है। भारत पाकिस्तान को कौन सा रेखा अलग करता है? रेड क्लिफ रेखा अलग करता है। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है जो सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जीके के हम लोग 30 प्रश्न को क्लियर किए साथियों। तो 30 में से आप पहले अपना स्कोर बताइए कि 25 प्लस अगर आप स्कोर किए हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है साथियों। बहुत ही वास्तव में बहुत ही मेहनत किए हो, ठीक है। तो बताइए जितना भी प्रश्न हुआ, अगर 25 से कम भी हुआ फिर भी बताइए आपका कितना प्रश्न सही हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं साथियों, हिंदी के भी प्रश्न आपके सामने उपस्थित है। इसमें भी टारगेट लेकर चलना है। हिंदी का 20 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। सभी जैसे में जीके से 20 प्रश्न, मैथ का 20 प्रश्न, रीजनिंग का 20 प्रश्न, हिंदी का 20 प्रश्न, टोटल 80 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। तो हिंदी में भी थोड़ा सा स्कोर अपना बताइएगा कितना प्रश्न सही हुआ। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा साथियों? आपको पता होगा, आप ऐसे प्रश्न को कई बार याद किए होंगे।
अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। क्या होता है साथियों? एकमात्र सहारा होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? एकमात्र सहारा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना साथियों? चलिए, 2 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो अमृत को हम लोग सुधा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुधा बोलते हैं। लेकिन इसमें सुधा ऑप्शन में नहीं, तो और क्या बोल सकते हैं सर? अमृत को और हम लोग पीयूष बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पीयूष बोल सकते हैं। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है। अमृत को हम लोग सुधा, पीयूष ये सब बोल सकते हैं। ठीक है ना? और काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, 3 नंबर की बात करेंगे। अस्थावर शब्द का विलोम क्या होगा? अस्थावर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? अस्थावर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अस्थावर को हम लोग जंगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? जंगम बोलते हैं। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। अस्थावर का मतलब रुका हुआ, जंगम का मतलब चलने वाला। ठीक है, ऐसे इसका होता है। ठीक है ना? चलिए, 4 नंबर बताइएगा साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट है। जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे साथियों? आपका जवाब आना चाहिए सर्वज्ञ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सर्वज्ञ बोलेंगे। और जो कम जानता है उसके लिए एक शब्द में क्या होगा? अल्पज्ञ होगा। जो कम जानता है उसको अल्पज्ञ, जो सब कुछ जानता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? सर्वज्ञ कहेंगे। ठीक है ना? एकदम इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर सवाल को कवर कीजिएगा, एकदम वेरी वेरी सवाल है। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी मतलब इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है साथियों? आपका जवाब आना चाहिए उज्जवल, इसमें से कौन सा? और कई बार आपको हम बताएं, अगर आप मेरा डेली क्लास करते हैं तो इसका जवाब आप आसानी से दे पाओगे। तो इसमें शुद्ध वर्तनी का कहेंगे तो दोनों, जिसमें दोनों जय आधा रहे। जिसमें दोनों जय क्या रहे साथियों? आधा रहे। तो देखिए, तो किसमें दोनों जय आधा है? तो सी वाला ऑप्शन में दोनों जय आधा है, तो यही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? यही बिल्कुल सही होगा। अगर अगला नंबर सवाल की बात करेंगे साथियों, ये डबल ऐड हो गया है। 6 नंबर की बात करेंगे साथियों, ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है साथियों? मतलब कहने का मतलब है कि ऊंट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ क्या होगा? तो अगर आप ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे में बड़े प्राणी को संतावना देना, ये गलत है। बहुत कम मात्रा में जीरा देना, ये भी। ऊंट के मुंह को बीमारी होना, ये भी गलत है। यानी बहुत अधिक खाने वाले व्यक्ति को बहुत कम देना, मतलब जो बहुत अधिक खाता है उसको आप बहुत कम दे रहे हैं, तो ऊंट के मुंह में जीरा के समान दे रहे हैं। ठीक है ना? ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए, आकाश का उल्टा क्या होगा साथियों? आपका जवाब फटाफट आना चाहिए। आकाश का उल्टा क्या है, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा? आकाश का जो उल्टा है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ठीक है, आकाश का उल्टा आप लोग का जवाब आना चाहिए 7 नंबर लिखकर। चलिए, 8 नंबर सवाल है साथियों, दिए गए शब्दों का, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो उपकार को मानता हो उसको क्या कहते हैं? जो उपकार को मानता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं साथियों? तो जो उपकार को मानता हो उसे हम लोग कृतज्ञ कहते हैं। चाहे उपकारी भी ऐसे बोलते हैं, लेकिन उपकारी यहाँ पर नहीं होगा, उसको हम लोग कृतज्ञ बोलेंगे। क्या कहें बोलेंगे? कृतज्ञ बोलेंगे। जो किए गए उपकार को मानता है उसे हम लोग कृतज्ञ बोलते हैं। ठीक है साथियों? चलिए, 9 नंबर आपका सवाल है, हाथ मलना। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा साथियों? हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पछताना होगा। क्या होगा साथियों? पछताना होगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए, 10 नंबर सवाल की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जो बादल का पर्यायवाची नहीं शब्द है साथियों? तो बादल को और हम लोग क्या नहीं बोल सकते हैं? तो देखिए, बादल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पहले ये क्लियर कर लेते हैं। ठीक है ना? बादल को यहाँ पर पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ठीक है साथियों, बादल को हम लोग जलद बोल सकते हैं, नीरद बोल सकते हैं, मेघ बोल सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन जलज नहीं बोल सकते। जलज हम लोग कमल को बोलते हैं। जलज हम लोग किसको बोलते हैं साथियों? कमल को बोलते हैं। ठीक है, 11 नंबर सवाल को देखिएगा, जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द में क्या होगा? तो जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। जो कभी पहले हुआ ही नहीं हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। 12 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा, इति का उल्टा क्या होगा? इति का उल्टा हो जाएगा अत। क्या हो जाएगा? अत हो जाएगा। इति का उल्टा क्या हो जाएगा? अत हो जाएगा। इत इति का मतलब होता है अंत, और अत का मतलब होता है शुरुआत। ठीक है साथियों? चलिए, 13 नंबर आपका है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द आपका चुनना है, और ऐसा एक शब्द फिक्स है। तो आशीर्वाद, व के ऊपर र रहना चाहिए। व के ऊपर क्या रहना चाहिए? र रहना चाहिए। आशीर्वाद एक है, एक आशीर्वाद है। तो आशीर्वाद ए वाला ऑप्शन,
ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए आशीर्वाद, आ सी मतलब दीर्घई आपका सी रहना चाहिए, वा के ऊपर देखिए इस प्रकार से जब भी रहेगा वहीं आपका शुद्ध होगा एकदम 100% आंख फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है साथियों? आपका जवाब आना चाहिए आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाना। क्या हो जाना? प्रतिकूल होना या पहले जैसा व्यवहार न करना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाना। ठीक है साथियों, चलिए 15 नंबर सवाल को कवर कीजिएगा। अल्पायु का विलोम शब्द क्या होगा? अल्पायु का विलोम शब्द क्या होगा? दीर्घायु हो जाएगा। आप याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अल्पायु का उल्टा क्या हो जाएगा? दीर्घायु हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। सफेद रंग डॉट 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 किसका प्रतीक है? सफेद रंग किसका प्रतीक है साथियों? आपका जवाब आना चाहिए सर ये शांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शांति का। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला नंबर सवाल बताइएगा। गणेश का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? गणेश का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा साथियों? तो गणेश को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? आप ही लोग बताइए। गणेश को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? तो गणेश को हम लोग और गजानन बोल सकते हैं। आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 18 नंबर सवाल को हम लोग पकड़ बनाते हैं, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्थान का पतन। उत्थान का उल्टा क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल है। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सुग्रीव कहते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? सुग्रीव बोलते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा साथियों? नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत परेशान करना। बहुत परेशान करना। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। अब आपका जीके में हिंदी में स्कोर बताइए, 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ? ठीक है ना, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। 10 सही हुआ 10 ही लिखे, 12 सही हुआ 12 ही लिखे। ठीक है ना, मिलते हैं अगले कोई मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत। साथ में अगर अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, या टेलीग्राम चलाते हैं तो उधर जाके सर्च कीजिए उम्मा जी के ट्रिक, उधर मेरा चैनल आ जाएगा टेलीग्राम का, उसको ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहां पर जो भी पीडीएफ रहेगा, क्लास रहेगा, सबसे पहले आपको वहां पर पता चलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।